किसने लिखा है? तो जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, ये लिखा गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा। ये प्रश्न KBS PGT हिंदी 2009 में पूछा गया है, इसलिए आप इसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं। अगला प्रश्न है 2, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो जो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया गया था, तो ये मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था। कई बार यहाँ पर 2 ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं, एक होते हैं मिश्र बंधु और दूसरे होते हैं गणपति चंद्रगुप्त। अगर दोनों हो तो आपने उस समय मिश्र बंधु को ही टिक करना है। अगर गणपति चंद्रगुप्त कहीं और दिखाई दिया जाए आपको, मान लीजिए मिश्र बंधु ना हो तो गणपति चंद्रगुप्त हो, तो आप उन पे भी टिक लगा सकते हो, उन्होंने भी इसे प्रारंभिक काल नाम दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो जो राउलबेल है ये आदिकाल की रचना है और इसे शिलाओं में लिखा गया था, इसलिए इन्हें शिलांकृत कृति का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 4, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो जो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो जो अमीर खुसरो है ये भी आदिकाल से ही संबंधित कवि रहे हैं, इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो जो आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। तो छठे का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, देसिल बैना सब जन मीठा, ये जो पंक्ति है किसके द्वारा कही गई है? तो ये पंक्ति कही गई थी विद्यापति के द्वारा। तो 7वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, उपदेश रसायन के रचयिता कौन होंगे? तो जो रचना है उपदेश रसायन, इसके रचनाकार हो जाएंगे जिनदत्त सूरी। तो सही विकल्प 8वें का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ये स्वयंभू को कहा जाता है। तो 9वें का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से भी जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है विद्यापति को। 10वें का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये व्याकरण ग्रंथ मानी जाती है। तो सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 11वें का। अगला प्रश्न है 12, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? तो जो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हो जाएंगे ये हो जाएंगे मेरुतुंग आचार्य। जो मेरुतुंग आचार्य है इनके द्वारा प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ को लिखा गया था। तो डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13, बल्लवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो जो बल्लवाचार्य हैं जो अष्टछाप के प्रमुख संस्थापकों में माने जाते हैं। वैसे तो अष्टछाप की स्थापना की गई थी विठलनाथ के द्वारा, परंतु विठलनाथ के पिता थे बल्लवाचार्य। ठीक है, बल्लवाचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था अणुभाष्य। अगला प्रश्न देखिए 14, विज्ञान गीता के रचयिता किसे माना जाता है? तो जो विज्ञान गीता है ये केशव दास के द्वारा लिखी गई थी। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 15, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो जो खेट कौतुकम है ये रहीम दास की रचना हो जाएगी। 15 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 16, गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। जो गोकुलनाथ है इनकी रचना हो जाएगी 84 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए जो गोकुलनाथ है इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम विठलनाथ था। अगला प्रश्न है 17, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी के द्वारा। 17 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। ये देखिएगा जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं ये पहले किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए इनको आपकी वीडियो में लाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये हो सके तो इनके नोट्स भी बनाते रहिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे संत रैदास। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए संत रैदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो रामानंद इनके गुरु थे। इनकी जाति पूछी तो ये इनकी जाति चमार है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है।
अगला है 19 केशवदास कहीं ना जाए का कहिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति हो जाएगी तुलसीदास की। 19 का सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 अंगद बैज की रचना किसने की है? तो अंगद बैज जो रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे ईश्वरदास। 20 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, सी सही विकल्प हो जाएगा 21 का। अगला प्रश्न है 22 राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हित हरिवंशदास। तो सही विकल्प 22 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो जो कबीरदास थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनु है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे बोधा। 24 का सही विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए 25 शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो ये मिलता है अलंकार का। तो 25 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 26, तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं होगा? तो जो विकल्प एक है काव्य निर्णय, ये भिखारीदास की रचना हो जाएगी। ठीक है। अगला है रस रहस्य, कुलपति मिश्र की रचना हो जाएगी, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है रसविलास चिंतामणि की रचना हो जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। जो चौथा है भावविलास, ये केशवदास की रचना है, तो ये केशवदास की रचना नहीं होगी, ये देवदत्त की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 27 प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में सही हो जाएगा डी पद्माकर। 27 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखिए 28 रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो जो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया था मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था। 28 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। एंड में मैं आपके समक्ष यहाँ पर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करूँगा, क्योंकि अब देखो परीक्षा नज़दीक आने वाली है, इसलिए आपको 3 4 5 प्रश्नों तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनको डिस्कस करने की कोशिश करता रहूँगा आपको। ठीक है ना। एक ही वीडियो में आपको देखो हिंदी साहित्य भी मिल जाएगा, फिर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो जो सतसई की रचना नहीं की गई थी सेनापति के द्वारा, बाकी मतीराम, बिहारी और वृंद, इन तीनों के द्वारा ही सतसई की रचना की गई थी। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सतसई हुई है तो ये बिहारी सतसई हुई है। अगला प्रश्न देखिए 30 धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन होंगे? तो ये पंक्ति हो जाएगी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। तो 30 का सही विकल्प यहाँ बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो ये लिखी गई थी सरयू पार की यात्रा। तो 31 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 तदीय समाज से किसका संबंध रहा है? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनका संबंध रहा है तदीय समाज से। अगला प्रश्न देखिए 33 रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? तो ये हो जाएगी पैरों में पंख बांधकर। इनकी एक और जो रचना प्रसिद्ध है तो जो रेखाचित्र नाम से, रेखाचित्र विधा से वो प्रसिद्ध है, तो वह है माटी की मूर्ति। इसका भी ध्यान रखना आपने, ये भी अत्यधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है इनकी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 34 क्या पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो विकल्प ए देखिए कविता, जो कविता कौमुदी है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, बिल्कुल सही है जी। अगला देखिए विकल्प बी हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम है रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो रसवंती है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं होगी, तो किसकी रचना होगी ये? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 क्या पूछा गया है इसमें, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे?
तो जो ये पंक्ति है यहाँ पर, इसके रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो 35 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 36। क्या पूछा गया है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो जो भारत भारती है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1912। अगर ये पूछा जाए भारत भारती किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है 37। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। तो जो संपत्ति शास्त्र के लेखक हो जाएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 37 का सही विकल्प यहाँ ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 38। क्या पूछा गया है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो जो साकेत महाकाव्य है इसका सबसे मार्मिक सर्ग रहा है नवम सर्ग, ठीक है। इस नवम सर्ग में क्या वर्णन किया गया है, इसमें देखिए जो लक्ष्मण जी थे उनकी जो पत्नी है उनका जो विरह ताप था उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए साकेत महाकाव्य किसकी रचना होगी, तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 39। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो जो निराला संबंधित नहीं रहे हैं पत्रिका से, तो वे हो जाएगी इंदु। इंदु से वे संबंधित नहीं रहे हैं। बाकी सुधा, समन्वय, मतवाला, इन तीनों से ही वे संबंधित रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपको पूछता हूँ, वे कौन सी पत्रिका थी जहाँ से निराला की रचनाओं को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया गया था? की रचना थी जूही की कली, उसको इस पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया गया था, ठीक है। उस पत्रिका का नाम आपने बताना है। अगला प्रश्न देखिए 40। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो जो कामायनी महाकाव्य है इसमें श्रद्धा प्रतीक होगी हृदय की, ठीक है। तो सी सही विकल्प हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। इसके पश्चात अगर इसमें पूछा जाए सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें 15 सर्गों की संख्या है। अब आगे प्रश्न देखिए 41। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो जो स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। अगर पूछा जाए किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि कहा है हिंदी में। अगला प्रश्न है 42। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये कार्नेलिया के द्वारा कही गई थी। तो सी सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी एस्पिरेंट है जो एलटी टेट की तैयारी कर रहा है, एलटी कमीशन की तैयारी कर रहा है, या फिर पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, अगर वो हमारे चैनल के साथ ही जुड़ा रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, जो भी हमने जितनी भी वीडियो आज तक हमने बनाई है लगभग 700 के आसपास, अगर उन्हें विजिट करता रहेगा तो डेफिनेटली उसका टेट क्लियर होगा। ये मैं 100% कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल में इतनी सारी वीडियोस बनाई है। अगर आप उनके नोट्स बनाते हैं, उनको ढंग से पढ़ते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। आप डेफिनेटली अपने टेट को या अपने पेपर को क्रैक करोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध हो गया है, ढंग से उन्हें देखिए, उनके नोट्स बनाते रहिए, तो आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो जो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, तो ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा रामविलास शर्मा का। तो यहाँ पर सिमिलर दो कथन हैं। एक कथन यह है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगर ये पूछा जाए स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, तो अगर नहीं रहा है तो ये रामविलास शर्मा आ जाएंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं तो आपको उसका अवश्य लाभ मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 44। साय में धूप काव्यकृति के रचयिता कौन होंगे? तो जो रचना है साय में धूप, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे दुष्यंत कुमार। तो जो दुष्यंत कुमार है ये हिंदी साहित्य में या हिंदी में कहें तो एक तरह से गज़ल के सम्राट कहे जाते हैं। गज़ल को इनके द्वारा अत्यधिक प्रमोट किया गया था, अत्यधिक वर्णन किया गया है इनकी रचनाओं में गज़ल के बारे में। वैसे तो मेरे ख्याल से सभी इन्हें जानते ही होंगे। अगला प्रश्न देखिए 45। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो जो साखी हो जाएगी विजय देवनारायण शाही की रचना। अगला प्रश्न है 46। हम विश्वपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन।
अगला प्रश्न है 47, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। तो एक तरफ यहाँ पर रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम, तो इन दोनों का यहाँ पर सुमेलन करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल होंगे। जी बिल्कुल, ये होंगे। अगला देखिए, उस जनपद का कवि हूँ, क्या ये त्रिलोचन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला देखिए, संसद से सड़क तक, विकल्प डी, क्या ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना होगी। तो बिल्कुल सही होगी। फिर जो यहाँ पर गलत कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सीढ़ियों पे धूप, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं होगी। तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 48, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। तो जो सूरदास होगा ये रंगभूमि नामक उपन्यास का चर्चित पात्र है। अगला देखिए 49, झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है। तो जो झिनी झिनी बिनी चदरिया नामक उपन्यास है, ये इसके उपन्यासकार हो जाएंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो 49 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50, अंजो दीदी किस विधा की रचना है। तो जो अंजो दीदी विधा होगी इसकी, तो ये नाटक हो जाएगी। तो आज हम यहाँ पर 50 तक ही डिस्कस करें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अंत में हम डिस्कस करेंगे टॉप एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं टारगेट टीजीटी हिंदी टैट से संबंधित वीडियोस को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने इसके लगभग 11 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो आप अवश्य उन्हें भी विजिट करिए, ताकि आपको प्रश्नों का स्तर पता चलता रहे। ठीक है, इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, एलटी टैट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 8219312129 पे व्हाट्सएप करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ये वीडियो है ना सिर्फ टैट तक ही सीमित रहेगी, जो टीजीटी टैट तक ही सीमित नहीं है, ये आपके टीजीटी हिंदी कमीशन के लिए भी लाभदायक होगी, पीजीटी हिंदी के लिए लाभदायक होगी। चाहे हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये आपको महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एशियाई परिवार से, यूरोपीय परिवार से, ऑस्ट्रेलियाई परिवार से या स्कैंडियन परिवार से। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हिंदी का संबंध यूरोपीय परिवार से है। जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा भारोपीय, उसी से लिया गया है ये भारोपीय परिवार। तो जो विकल्प बी है यहाँ पर यूरोपीय नहीं, यहाँ पर भारोपीय होना चाहिए था। तो जो बोर्ड है उसके द्वारा ये बी सही माना गया है, भारोपीय परिवार से हिंदी का संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 ध्वनियों के भेद हैं। तो बताना है कि जो ध्वनियों के भेद कौन से हैं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, जो स्वर व व्यंजन है इन्हें ध्वनियों का भेद कहा जाता है। कई बार आपसे ये भी प्रश्न बनता है, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर टोटल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो ये 52 है। इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 3, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है मागधी, शौरसेनी, पाली या प्राकृत। तो जो बौद्ध धर्म है जिनमें उपदेशों का वर्णन किया गया है, तो वो भाषा रहेगी पाली। महात्मा बुद्ध के द्वारा पाली भाषा में अपने उपदेशों को दिया गया था। तो तीसरे का सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 4, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प 1, 1910। जो 1910 है, इसमें आपके हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो एक सही होगा, तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा इंडिया। जो ग्रीक वासी थे, इन्होंने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिएगा 6, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। विकल्प में है ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
तो जो सही विकल्प हो जाएगा छठे का, तो ये हो जाएगा ब्रज। जो ब्रज है ये पूर्वी हिंदी की नहीं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी अवच, जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है 7, हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्रबंधु हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये वाला। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा मिश्रबंधु विनोद। जो मिश्रबंधु विनोद है इसके रचनाकार मिश्रबंधु होंगे और ये हिंदी साहित्य का एक इतिहास है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1913 इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे देखिएगा 8, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो ये लिखा गया है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। सही विकल्प सी हो जाएगा 8वें का। यहाँ से आपको एक प्रश्न दे देता हूँ, आपने बताना है जो श्याम सुंदर दास है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना गया है। और सर्वमान्य मत भी है, ये जो इनका मत है ये सर्वमान्य मत है। बहुत से विद्वान इसी मत को आधार मानते हैं, उस कवि को प्रथम कवि मानते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे देखिएगा 9, कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1928। जो कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन 1928 से आरंभ हुआ था। 9वें का सही विकल्प यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 10, जैन साहित्य की कृति श्रावकाचार में है। तो बताना है कि जो जैन साहित्य की कृति है श्रावकाचार, इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको जिक्र मिलेगा श्रावक धर्म का। तो देखिएगा 10वें का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो श्रावक धर्म है इसका जिक्र किया गया है श्रावकाचार में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए ये कृति किसकी है, तो ये कृति देवसेन की हो जाएगी। तो जो श्रावकाचार है इसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से 3 प्रश्न बन जाते हैं। जो श्रावकाचार है इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो श्रावक धर्म का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके पश्चात ये प्रश्न बनेगा श्रावकाचार किसकी रचना है, तो ये देवसेन की रचना है। अगर ये प्रश्न बने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है, तो ये श्रावकाचार को माना जाता है। ठीक है, कुछ एक तथ्य हैं इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जा सकते हैं ये। आगे देखिएगा 11, भक्ति काल की संतमत धारा का आरंभ किससे माना जाता है। अर्थात जो भक्ति काल में संत काव्यधारा था या निर्गुण काव्यधारा था उसका आधार या उसका आरंभ किस युग से या किस संप्रदाय से माना जाता है, जो शुरुआत वहाँ से होती है। तो विकल्प में है सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, योगी संप्रदाय या जैन संप्रदाय। तो जो 11 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा नाथ संप्रदाय से। जो आदिकाल में नाथ संप्रदाय थी उसमें धीरे धीरे संत काव्यधारा के बीज उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। इसको आप आधार कह सकते हैं संत काव्यधारा का। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय को। तो 11वें का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कबीर शब्द किस भाषा का है। तो विकल्प में है अरबी, फारसी, अवधी या पूर्विया। तो जो सही विकल्प हो जाएगा कबीर शब्द अरबी भाषा का है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादू की वाणी का मुख्य रूप है। तो बताना है जो दादू दयाल थे ये अपनी वाणी को किस रूप में वर्णित करते थे। तो सही विकल्प यहाँ पर दोहा हो जाएगा। 13 का सही विकल्प सी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है। तो जो सबसे पहले तो ध्यान रखना है रामचरितमानस किसकी रचना होगी, तुलसीदास की रचना होगी। तो जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तरकांड में। तो जो तुलसीदास थे इन्होंने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन उत्तरकांड में किया है। 14 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15, ब्रजभाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा उद्धव शतक। ब्रजभाषा में इसे लिखा गया है और ये आधुनिक काल का कृष्ण काव्यधारा का ग्रंथ माना जाता है, कृष्ण काव्यधारा से संबंधित। अगर ये पूछा जाए किसकी रचना है तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना हो जाएगी।